ऑलराइट, सो वी आर स्टार्टिंग द रिकॉर्डिंग इज वेल। अभी लैपटॉप आ गया तो आप लोगों को लेक्चर भी मिल जाएगा इजीली, क्योंकि आज हम डिस्कस करने वाले एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक को, दैट इज 2.2.1। तो एटॉमिक स्ट्रक्चर में ये हमारा जो है वो थर्ड लेक्चर है, जिसके अंदर हम लोग डिस्कस करेंगे कुछ बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट को। जैसे कि हम लोग पढ़ेंगे कि क्या रिलेशनशिप होता है एनर्जी का, फ्रिक्वेंसी का और वेवलेंथ का और वेव नंबर का। चार रिलेशंस पढ़ेंगे हम लोग, किसका यूज करके, यूजिंग प्लांक्स क्वांटम थ्योरी। तो बहुत अच्छा लेक्चर होने वाला है, हम लोग कुछ डेरिवेशंस भी करेंगे। इससे पहले कि मैं लेक्चर स्टार्ट करूं क्लास में, आपसे दो क्वेश्चंस करती हूँ। इमेजिन करो कि हमारे पास दो बल्ब्स हैं, एक रेड कलर का बल्ब है और एक ब्लू कलर का बल्ब है, ठीक है। और दोनों को हम लोग 1 मिनट के लिए स्विच ऑन कर देते हैं। तो आपको क्या लगता है कि कौन से कलर के बल्ब में ज्यादा एनर्जी होगी, रेड या ब्लू? शामिर को लगता है रेड, आहिल को भी लगता है रेड। ठीक है, तो मैं इसका जवाब आप लोग को आगे दूंगी, सही है। ओके, एक और चीज भी है। इमेजिन करो कि हमारे पास किसी ने आपकी तरफ दो बॉल्स फेंकी हैं। जो एक बॉल फेंकी है वो टेनिस बॉल्स है, ठीक है। और जो दूसरी बॉल्स फेंकी है वो आयरन बॉल्स है, ठीक है। 100 टेनिस बॉल फेंकी है और 100 जो है ना आयरन बॉल्स फेंकी है। तो देखो नंबर दोनों के सेम है, लेकिन कौन ज्यादा हर्ट करेगी? ऑब्वियसली आयरन बॉल। इसका रीजन क्या है? कि आयरन बॉल के अंदर ज्यादा एनर्जी है, राइट। अब इससे हम लोग अपने कंसेप्ट को जोड़ते हैं। क्या आहिल? मैम वो क्वेश्चन मैंने सही से समझा नहीं था। वो उसका ब्लू कलर आएगा। ब्लू मतलब सबसे ज्यादा एनर्जी वाली है। देन आई फाइनली, रियलाइज कि स्पेक्ट्रम का जो शेड है। एग्जैक्टली, फाइनली कोई एक करेक्ट आंसर आया। मैं थोड़ा डिसअपॉइंट हो गई थी रेड पे, बट मैंने कहा चलो एंड में समझा दूंगी। तो यस, ब्लू है, इसका रीजन हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो कंसेप्ट को जोड़ते हैं हम लोग आज के लेक्चर से। अब देखो, आयरन बॉल के अंदर, एक सेकंड, जी किसी का, मैम। ओके। तो देखो आयरन बॉल के अंदर ज्यादा एनर्जी है। अब जिस तरीके से बॉल के अंदर ज्यादा एनर्जी है, जस्ट लाइक देख हमारी जो लाइट आती है सूरज से, वो भी पैकेट्स की फॉर्म में आती है। अब कुछ पैकेट्स के अंदर ज्यादा एनर्जी होती है और कुछ पैकेट्स के अंदर कम एनर्जी होती है। अब उन पैकेट्स को बेटा हम लोग फोटॉन्स कहते हैं। और ये आइडिया दिया था हम लोगों को एक साइंटिस्ट ने, जिनका नाम था मैक्स प्लांक, जिनकी पिक्चर आप यहाँ पे देख सकते हो। देखो कितने यंग, इन्होंने कितनी इंपॉर्टेंट थ्योरी दी थी। तो आप भी दे सकते हो अगर आप लोग मेहनत करोगे। तो इन्होंने कहा था कि लाइट पैकेट्स की फॉर्म में आती है। किसी पैकेट में बहुत ज्यादा एनर्जी होती है, किसी पैकेट में बहुत कम एनर्जी होती है। और उन पैकेट्स को हम लोग फोटोन कहते हैं। तो 19th सेंचुरी तक बेटा साइंटिस्ट को ऐसा लगता था कि लाइट वेव की फॉर्म में ही ट्रैवल करती है ना। आप लोगों को अभी भी शायद ऐसा लगता हो। लेकिन क्लासिकल थ्योरी के अकॉर्डिंग मैग्नेट भी इन्होंने डिस्कवर किया था, मेरे ख्याल से, शायद, हाँ मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है। ये आप सीरियस में बोल रहे हो, सार्कज्म कर रहे हो? अच्छा अच्छा, ठीक है, मैं देख के बताती हूँ, सही है। तो 19th सेंचुरी तक साइंटिस्ट का ऐसा मानना था कि लाइट जो है वो वेव की फॉर्म में ही ट्रैवल करती है। तो क्लासिकल थियरी के मुताबिक कुछ बातें थी, जैसे कि लाइट एनर्जी हमारे पास कंटिन्यूसली एमिट होती है। कंटिन्यूसली मतलब वेव की फॉर्म में कंटिन्यूसली आती है। जैसे टैप अगर हम ओपन कर दें तो उससे पानी फ्लो करता है ना। तो उनका मानना था कि सूरज से रोशनी भी ऐसे ही आती है। लेकिन क्लासिकल थियरी का मतलब होता है पुरानी थियरी, ठीक है, पुरानी वाली। इसको हमारे कुछ एक्सपेरिमेंट्स ने इस आइडिया को कंप्लीटली रॉन्ग प्रूव कर दिया था। अब साइंटिस्ट ने ऑब्जर्व किया कि अगर लाइट कंटिन्यूसली ट्रैवल करती, तो जिन ऑब्जेक्ट्स को हम लोग हीट करते हैं, तो हीटेड ऑब्जेक्ट्स में से जो एनर्जी निकलती है ना बेटा, वो कंटिन्यूसली नहीं निकलती है, ठीक है, वो कंटिन्यूसली नहीं निकलती है। हमारे पास किसी मेटल है, ठीक है, किसी मेटल में से इलेक्ट्रॉन्स को निकाला जाए, तो वो इलेक्ट्रॉन्स भी कंटिन्यूस नहीं निकलते हैं, बल्कि फ्रीक्वेंसी के डिफरेंस से निकलते हैं। तो क्लासिकल फिजिक्स जो है वो इन बातों को प्रूव नहीं कर पाई थी कि ऐसा क्यों होता है, क्यों हीटेड ऑब्जेक्ट्स कंटिन्यूसली हीट को एमिट क्यों नहीं करते हैं, ठीक है। तो ये कुछ प्रॉब्लम्स थी। तो इसके अकॉर्डिंग फिर वो बात गलत हो गई थी कि लाइट हमारे पास कंटिन्यूसली आती है वेव की फॉर्म में, ये बात गलत हो गई थी। तो इसको करेक्ट किया फिर हमारे पास इन साइंटिस्ट ने, जिनका नाम था मैक्स प्लांक क्वांटम थ्योरी। इनका नाम मैक्स प्लांक था, थ्योरी का नाम था क्वांटम थ्योरी। तो 1900 में उन्होंने एक थ्योरी दी थी। तो ये हमारे पास एक जर्मन फिजिसिस्ट थे, इनका नाम मैक्स प्लांक था। इन्होंने एक रेवोल्यूशनरी आइडिया था, एक सबको अलग कर देने वाला आइडिया, हैरान कर देने वाला आइडिया। इन्होंने कहा कि जो एनर्जी है वो जब एमिट होती है या जब एब्जॉर्ब होती है, तो वो डिस्क्रीट पैकेट्स की फॉर्म में होती है, जिसको क्वांटा कहते हैं, ठीक है। और इसी वजह से इस थ्योरी का नाम क्वांटम थ्योरी है। तो इन्होंने कहा कि कंटिन्यूस स्ट्रीम मतलब ऐसे कंटिन्यूसली लाइट नहीं आती है, बल्कि वो स्मॉल पैकेट्स में आती है। अब क्वांटम क्या है? तो उस एनर्जी का, लाइट की एनर्जी का जो छोटा सा पैकेट होता है, उसको हम लोग क्वांटम कहते हैं। तो एक और एग्जांपल भी समझाने के लिए दी थी कि फॉर एग्जांपल, अगर आप राइस खरीदने जाओ,
तो क्या आप 0.00000001 ग्रेन खरीद सकते हो? नहीं। ऑब्वियसली, क्योंकि राइस तो ग्रेन से ही कंसिस्ट करता है ना, ग्रेन से छोटा तो कुछ है ही नहीं। तो इसी तरीके से जो हमारी लाइट है वो भी टाइनी पैकेट्स की बनी हुई है, उन पैकेट्स को हम लोग क्वांटा कहते हैं। तो जब भी हम लोग लाइट की बात करेंगे हम लोग क्वांटा की बात करेंगे, और एक क्वांटा को हम लोग फोटोन कहते हैं। तो अगर फोटोन को डिफाइन करना हो क्लास, कैसे करोगे? आप बोलोगे फोटोन इज द स्मॉलेस्ट पैकेट ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन दैट कैरीज अ फिक्स अमाउंट ऑफ एनर्जी। ठीक है, मतलब फोटोन में एक फिक्स अमाउंट ऑफ एनर्जी होती है। एक सवाल करो, एक सवाल करते हैं, ठीक है? चलो बताओ क्लास, आपके मुताबिक फोटोन किस स्पीड से ट्रैवल करेगा? शामिल, मैं आपके इस सवाल का जवाब देती हूँ, ठीक है? मैम स्पीड ऑफ लाइट। एग्जैक्टली exactly। तो शामिर का सवाल है कि मिस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव क्यों? तो देखो बेटा, हमारे पास दो तरीके की वेव्स होती हैं। एक का नाम होता है मैकेनिकल वेव, राइट? और एक का नाम होता है हमारे पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। मैकेनिकल वेव्स वो वेव्स होती हैं जिनको क्या चाहिए होता है ट्रैवल करने के लिए? एग्जैक्टली exactly। मीडियम चाहिए होता है। और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को मीडियम नहीं चाहिए होता है। अब आप खुद बताओ, हमारी जो लाइट है जो सन से आती है तो वो स्पेस से होती भी आती है। बेटा लाइट एक ऐसी वेव है विच डू नॉट रिक्वायर एनी मीडियम। तो दिस इज वाई फोटोन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव रेडिएशन के पैकेट्स हैं, इसलिए हमने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का नाम लिया, ठीक है? चलिए, तो होपफुली यहां तक आपको क्लियर हो। एंड वेरी गुड आहिल। फोटोन ट्रैवल करते हैं लाइट की स्पीड से, विच इज 3 × 10 मैम, की पावर 8 मीटर पर सेकेंड। यस आहिल। मैम ये मीटिंग डिस्कनेक्ट हो गई थी या मेरे पास ऐसा इशू आया था? नहीं, डिस्कनेक्ट तो नहीं हुई। सिला कि कुछ प्रॉब्लम ग्लिच आ गया था शायद से। चलो, मे बी इंटरनेट का प्रॉब्लम हो। क्लियर नजर आ रहा है? नज़र तो आ रहा है बट बीच में पता नहीं रुक गई थी, तो आपने क्या बताया वैसे? मैंने शामिर की सवाल का जवाब दिया कि लाइट हमारे पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। तो वो पूछ रहे थे ना कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव क्यों, तो मैं बताई थी कि लाइट किसी मीडियम पे डिपेंड नहीं करती ट्रैवल करने के लिए। तो दिस इज हमने कहा कि फोटोन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का एक स्मॉलेस्ट पैकेट है। यानी सब मैम लाइट इलेक्ट्रो। रेडिएशन नहीं है? जी। लाइट एक टाइप ऑफ रेडिएशन नहीं है? मैं ये सोच रहा था वैसे इसके बारे देखो, में। आपने भी कर दी ना वो साइंटिस्ट वाली बात। तो यस, लाइट रेडिएशन है, लेकिन लाइट सिर्फ रेडिएशन की फॉर्म में ही ट्रैवल नहीं करती है, लाइट पैकेट्स की फॉर्म में ट्रैवल करती है, जिनको हम लोग फोटोन कहते हैं। तो मतलब ये शामिर, जो लाइट है हमारे पास विच इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, तो उसके मतलब उसमें होता क्या है कि कंटिन्यूसली रेडिएशन की फॉर्म में वो नहीं आती है, बल्कि ऐसे छोटे 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 फोटोन की फॉर्म में आती है, जैसे मैंने भी आपको यहाँ पे फोटोन दिखाए भी थे, लाइक दिस। ठीक है, ये हमारे पास और इस मैम तरीके लाइट के से। पार्टिकल्स होते हैं ना? एग्जैक्टली। एंड दे आर नोन एज फोटोन। ठीक है। फोटॉन्स। ठीक है। तो मुझे बताओ बेटा, क्या हम लोग क्वांटम थ्योरी के बारे में क्लियर है कि लाइट कैसे ट्रैवल करती है? यहां तक कोई डाउट? ठीक है, आहिल को क्लियर है, शामिल को क्लियर है। अच्छा, एक और चीज, इसका मतलब ये नहीं है कि लाइट वेव की फॉर्म में ट्रैवल नहीं करती, लाइट वेव की फॉर्म में भी ट्रैवल करती है। तो हम लोग कहते हैं कि लाइट की डुअल नेचर है। ठीक है, कि वो वेव की फॉर्म में भी ट्रैवल कर सकती है और पार्टिकल की फॉर्म में भी ट्रैवल कर सकती है, ये भी हम लोग पढ़ेंगे आगे। तो फिलहाल लेट्स गेट बैक टू द टॉपिक। कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स देखेंगे हम लोग फोटोन की। मिस क्वांटम थ्योरी की डेफिनेशन क्या है? तो श्योर बेटा, क्वांटम थ्योरी की डेफिनेशन यहाँ पे लिखी हुई है, इसको हाईलाइट किया था मैंने भी। ठीक है, तो ये रहा, क्वांटम थ्योरी सजेस्ट करती है दैट एनर्जी इज एमिटेड और एब्जॉर्ब्ड इन टाइनी डिस्क्रीट पैकेट्स कॉल्ड क्वांटा। ठीक है, कि एनर्जी जब भी कहीं से निकलती है या कहीं पे एब्जॉर्ब होती है, तो वो रेडिएशन की फॉर्म में नहीं बल्कि क्वांटा की फॉर्म में होती है, डिस्क्रीट पैकेट्स की फॉर्म में एब्जॉर्ब होती है। ठीक है। ऑलराइट। तो अब थोड़ा फोटोन की प्रॉपर्टीज देखते हैं। देखो, फोटोन लाइट का पार्टिकल है, इसका कोई मास नहीं होता, इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं होता, ये लाइट की स्पीड से ट्रैवल करता है, इसके अंदर एनर्जी होती है, और ये पार्टिकल की तरह बिहेव करता है, इसके साथ साथ वेव की प्रॉपर्टीज भी रखता है। तो हम कहते हैं कि फोटोन कंटेन वेव पार्टिकल डुअलिटी, जो मैं अभी डुअल नेचर के बारे में बता रही थी, कि फोटोन वेव की फॉर्म में भी ट्रैवल कर सकता है और पार्टिकल की फॉर्म में भी, मतलब है ये पार्टिकल, लेकिन इसके अंदर वेव की प्रॉपर्टीज भी होती हैं, तो इट कंटेन डुअल नेचर। और कुछ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के बारे में भी बात कर लेते हैं, कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस में हमारे पास रेडियो वेव्स, माइक्रोवेव्स, इंफ्रारेड वेव्स, विजिबल लाइट, अल्ट्रावायलेट, एक्स रेज, गामा रेज, दे ऑल आर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। ठीक है, ये बात याद रखिएगा। और ये सारे के सारे लाइट की स्पीड से ट्रैवल करते हैं। तो थ्योरी के बारे में तो हम लोग क्लियर है, अब रिलेशंस देखेंगे, तो अब हमारी थोड़ी सी मुश्किल टास्क आ रही है, अच्छे से देखिएगा।
सबसे पहले हम लोग देखेंगे फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ का क्या रिलेशनशिप होता है, ठीक है। अब देखो बेटा, इमेजिन करो कि हमारे पास एक रोड है, उस पे गाड़ियां ट्रैवल कर रही हैं सेम स्पीड के साथ। अगर गाड़ियां आपस में बहुत क्लोज हैं, ठीक है, बहुत क्लोज क्लोज हैं, तो बहुत सारी गाड़ियां गुजर जाएंगी, है ना, मतलब हाई फ्रीक्वेंसी। लेकिन अगर गाड़ियां दूर दूर होंगी तो कुछ एक मिनट में कुछ गाड़ियां गुजरेंगी, मतलब समझ, जैसे फॉर एग्जांपल ये रोड है, ठीक है, ये एक गाड़ी है, दूसरी है, तीसरी है, चौथी है, पांचवी है, छठी, छह गाड़ियां अगर क्लोज क्लोज साथ साथ, तो एक मिनट में इस जगह से, इस पुल से छह गाड़ियां साथ गुजरेंगी, मतलब एक साथ गुजरेंगी, क्योंकि आपस में क्लोज क्लोज थी, राइट। सो अच्छे से सुनना, क्योंकि गाड़ियां आपस में क्लोज क्लोज थी, तो वो एक मिनट में एक साथ पुल के साथ पुल से गुजरी, राइट। अगर ये गाड़ियां दूर दूर, लाइक एक यहाँ हो, एक यहाँ हो, एक यहाँ हो, एक यहाँ हो, तो पहले पुल से पहली गाड़ी गुजरेगी, फिर एक मिनट के बाद दूसरी, फिर तीसरी दूसरे मिनट में। तो मतलब हमने फ्रीक्वेंसी को पढ़ा हुआ है। फ्रीक्वेंसी का मतलब होता है कि पर सेकंड कितनी वेव्स बन रही हो, ठीक है, फ्रीक्वेंसी का मतलब ये होता है। तो पर सेकंड कितनी गाड़ियां गुजर रही हो, तो हम कहते हैं कि वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी का रिलेशनशिप ये है कि फ्रीक्वेंसी एंड वेवलेंथ आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ कि फीवर कार्स पास एवरी मिनट, मतलब लो फ्रीक्वेंसी, अगर कम गाड़ियां गुजरेंगी तो कम फ्रीक्वेंसी, ज्यादा गाड़ियां गुजरेंगी तो ज्यादा फ्रीक्वेंसी। लाइट वेव्स के साथ भी सेम टू सेम यही होता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर वेवलेंथ ज्यादा होगी, ठीक है, अगर वेवलेंथ ज्यादा होगी तो उसको गुजरने में बेटा टाइम लगेगा, है कि नहीं, तो फ्रीक्वेंसी कम हो जाएगी। लेकिन अगर वेवलेंथ कम होगी, मतलब वेव छोटी होगी, तो उसको गुजरने में बहुत कम वक्त लगेगा, तो मतलब फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगी। तो याद रखिएगा, फ्रीक्वेंसी एंड वेवलेंथ का इनवर्स रिलेशनशिप होता है, ये दोनों एक दूसरे के इनवर्स होते हैं, ठीक है। ये वाला पॉइंट समझ में आया, फ्रीक्वेंसी एंड वेवलेंथ वाला। ये एक और एग्जांपल दो। ये केमिस्ट्री ही चल रही है। हाँ, लेकिन फिजिक्स वाले टॉपिक जरूर है इसके अंदर। अच्छा बताओ, ये पॉइंट समझ में आया कि फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ का आपस में इनवर्स रिलेशनशिप है, ठीक है। तो इस बात को याद रखिएगा आहिल, अगर वेवलेंथ डिक्रीज होगी तो फ्रीक्वेंसी इंक्रीज होगी, वेवलेंथ इंक्रीज होगी तो फ्रीक्वेंसी डिक्रीज होगी, इनवर्स रिलेशनशिप है। तो इसी बेसिस पे हम लोग एक रिलेशन लिखते हैं, और वो रिलेशन कैसे लिखते हैं मैं आपको दिखाती हूँ, ये इंपॉर्टेंट है। तो मैथमेटिकल रिलेशनशिप क्या बनता है कि स्पीड ऑफ लाइट यानी कि c इज इक्वल टू एफ लैम्डा, एफ मीन्स फ्रीक्वेंसी और लैम्डा मतलब वेवलेंथ, ठीक है। तो इनका ये रिलेशनशिप बनता है हमारे पास, मैथमेटिकल रिलेशनशिप, याद रखिएगा, इसको पूछा जाएगा ये। तो प्लांक्स के ग्रेटेस्ट थ्योरी के मुताबिक प्लांक्स ने क्या कहा था, उसने एक तो ये बताया था कि फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ का क्या कनेक्शन है, दूसरा उसने बताया था हमारे पास एनर्जी और फ्रीक्वेंसी का, वो भी सुनना। उसके मुताबिक एनर्जी और फ्रीक्वेंसी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल थे। अगर किसी वेव की फ्रीक्वेंसी ज्यादा है तो उसके अंदर ज्यादा एनर्जी होगी, अगर किसी वेव की फ्रीक्वेंसी कम है तो उसके अंदर कम एनर्जी होगी। यही सवाल मैंने स्टार्टिंग में आपसे पूछा था कि कौन सी लाइट के अंदर ज्यादा एनर्जी होगी, याद है, ब्लू लाइट या रेड लाइट, तो आपने कहा था कि रेड लाइट, फिर आयल ने कहा था कि ब्लू लाइट। तो इसका मतलब देख लो, अब देखो ब्लू लाइट की वेवलेंथ कम होती है, वेवलेंथ कम होगी तो फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगी, अभी भी हमने पढ़ा, और फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगी तो एनर्जी ज्यादा होगी। जस्ट लाइक दैट, जो हमारे पास ब्लू लाइट, सॉरी, रेड लाइट होती है, ठीक है, उसकी जो वेवलेंथ है वो ज्यादा होती है, ठीक है, वेवलेंथ ज्यादा होगी तो फ्रीक्वेंसी कम होगी, फ्रीक्वेंसी कम होगी तो एनर्जी कम होगी। तो ये रिलेशनशिप है। मगर मैं रेड ज्यादा गर्म होगी, नहीं नहीं नहीं, वो ज्यादा हॉट होगी जिसके अंदर एनर्जी ज्यादा है, एंड दैट इज ब्लू लाइट, रेड नहीं, ठीक है। तो यहां तक हमें क्लियर हो गया। तो देख रहे हो आप लोग किस तरीके से हम लोग वेव फ्रीक्वेंसी एनर्जी का रिलेशनशिप निकाल रहे हैं, कि अगर वेवलेंथ ज्यादा होगी तो फ्रीक्वेंसी कम होगी, फ्रीक्वेंसी कम होगी तो एनर्जी भी कम होगी, वेवलेंथ कम होगी तो फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगी, फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगी तो एनर्जी भी ज्यादा होगी। मीन्स वेवलेंथ का और फ्रीक्वेंसी का इनवर्स रिलेशनशिप है, और फ्रीक्वेंसी का और एनर्जी का डायरेक्ट रिलेशनशिप है, ठीक है, ये बात याद रखिएगा। तो इसी बेस पे फिर हमें जो प्लांक के उन्होंने एक इक्वेशन दी थी वो मैं आपको दिखाती हूँ, ठीक है। वो डेरिवेशन क्या थी, तो ये रही वो डेरिवेशन, अच्छे से देखो। हमें इतना पता है कि एनर्जी फ्रीक्वेंसी की डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, राइट। इसमें ये एच क्या है ये भी बताना है, सॉरी, पहले उसकी तरफ चलते हैं। अच्छा, अगर आप लोग सही गेस कर लोगे कि यहाँ पर लिखा हुआ है एनर्जी फ्रीक्वेंसी की डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, बट यहाँ पर एच लिखा हुआ है, अगर आप में से मुझे कोई भी एच के बारे में बता देगा तो मैं उसको जीनियस मानूंगी और मैं क्राउन भी दूंगी।
हाइट तो बोलना भी मत, गुस्सा आ जाएगा मुझे। किसको चाहिए क्राउन हिल? शामिर? व्हाट इज दिस एच? एनी गेसेस? हीट नहीं। मैं बताऊं क्लास? ये बताओ, जब भी हम लोग प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाते हैं तो हमेशा क्या लगाते हैं? एग्जैक्टली exactly. तो ये जो एच है ना, बेसिकली दिस इज प्लांक्स कांस्टेंट, तो इसकी वैल्यू भी होती है, वो याद रखनी है आपने। तो प्लांक्स के अकॉर्डिंग, प्लांक्स की सबसे ग्रेटेस्ट डिस्कवरी ये थी कि उसने एनर्जी और फ्रिक्वेंसी का रिलेशनशिप बताया था। तो उसके मुताबिक एनर्जी और फ्रिक्वेंसी आपस में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं। प्रोपोर्शनलिटी के साइन को हटाओ तो कांस्टेंट लगता है। तो प्लांक्स ने यहाँ पे एच कांस्टेंट दिया था। एच मीन्स प्लांक्स कांस्टेंट, और उसकी वैल्यू होती है 6.626 मल्टीप्लाई बाय 10 -34 जूल सेकेंड। एमसीक्यू पॉइंट है, अक्सर पूछा जाता है। तो मैंने बेटा आपको दो तरीके के रिलेशन बताए। एक मैंने आपको बताया वेवलेंथ और फ्रिक्वेंसी का, दैट वाज इनवर्स रिलेशनशिप, जो कि हमने यहां पर देखा, राइट। और एक मैंने आपको बताया एनर्जी और फ्रिक्वेंसी का, दैट वाज डायरेक्ट रिलेशनशिप। अब दोनों को ज्वाइन करते हैं, ठीक है? तो हमें फाइनल इक्वेशन मिल जाएगी। चलो दोनों को ज्वाइन करते हैं। चलिए जी, यहां देखें। हमें ऑलरेडी पता है ये वाली इक्वेशन, E इज इक्वल टू एच फ्रीक्वेंसी, E मीन्स एनर्जी, H मीन्स प्लांक्स कांस्टेंट, F मीन्स फ्रीक्वेंसी। अब हमने एक और फॉर्मूला भी पढ़ा था ऊपर कि C इज इक्वल टू एफ लैम्डा, है ना, हमने जिसमें फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ का रिलेशनशिप पढ़ा था। अगर मैं इस फॉर्मूले को फ्रीक्वेंसी के लिए बेटा रीअरेंज करूंगी, तो ये जगह F इज इक्वल टू सी इक्वल टू के उस साइड जाएगा तो डिवाइड में आ जाएगा, मतलब C इज इक्वल डिवाइडेड बाय लैम्डा, ये रिलेशनशिप बन जाएगा। हम क्या कर सकते हैं कि प्लांक्स की इस इक्वेशन में फ्रीक्वेंसी की जगह इस फॉर्मूले को लिख सकते हैं, C डिवाइडेड बाय लैम्डा। चलो एक टेस्ट लेते हैं, बताओ C का मतलब क्या है? लेट्स सी आप लोग कितने एक्टिव थे। व्हाट डज मीन बाय C? वेरी गुड शामिर। C मीन्स स्पीड ऑफ लाइट, ठीक है, और लैम्डा मीन्स? वेरी गुड अगेन। लैम्डा मीन्स वेवलेंथ। वेरी गुड आहिल अगेन, एक्सीलेंट। ठीक है, लैम्डा मीन्स वेवलेंथ। तो हमने बस फ्रीक्वेंसी की जगह में इसको मिटा दो ताकि आपको क्लियर नजर आए बेटा। E इज इक्वल टू एच एफ था ना, एफ की जगह हमने इस फॉर्मूले को पुट कर दिया, C डिवाइडेड बाय लैम्डा। ठीक है, तो हमारे पास कुछ इस तरीके की इक्वेशन बन गई। एंड दिस इज द फाइनल, सेकंड फाइनल, मतलब अभी इसमें एक और चीज ऐड होगी। तो दिस इज द सेकंड लास्ट स्टेप। अब इसमें बस एक और चीज ऐड करेंगे। हमने फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ का रिलेशनशिप देख लिया, हमने एनर्जी और वेवलेंथ का रिलेशनशिप देख लिया, और हमने तीनों को ज्वाइन करके एक इक्वेशन भी बना ली। आखिरी चीज जो प्लांक्स ने ऐड की थी, जो हमारे एसएलओ में भी है, दैट इज वेव नंबर। काफी बच्चों को लगता है कि वेव लेंथ और वेव नंबर सेम होता है, लेकिन ऐसा नहीं होता है। तो आप में से मुझे कोई बताएगा व्हाट इज वेव नंबर? आहे लग रहा, बता देते हो। वेव लेंथ, नंबर ऑफ वेव्स पास इन 1 सेकेंड, हाँ ऐसे बोल सकते हैं। क्या बात है आहिल। देखो वेव नंबर का मतलब होता है कि किसी भी एक लिमिटेड टाइम आप देख लो, या किसी भी इतने एरिया में, ठीक है, कितनी वेव्स गुजरी हैं, तो उसको हम लोग वेव नंबर कहते हैं। अब खुद सोच के बताना, एक सवाल पूछते हैं आपसे, ठीक है? वो फ्रीक्वेंसी नहीं होगा तो देखो बेटा, अगर हम बोलेंगे 1 सेकंड में, जैसे कि आहिल ने बोले, तो वो फ्रीक्वेंसी है। लेकिन अगर हम बोलें कि 1 मीटर में, 1 मीटर में कितनी वेव्स गुजरी हैं, ठीक है, तो उसको हम लोग बोलते हैं वेव नंबर। इसकी एक बहुत अच्छी डेफिनेशन थी, मुझे भी वो एग्जैक्ट याद नहीं आ रही, 1 सेकंड, मैंने कहीं देखी थी। अगर हम वेव लेंथ, वेव नंबर को एक लाइन में डिफाइन करें, उसमें कुछ तो मीटर वाला कुछ पॉइंट था, 1 सेकंड। हाँ, वेव नंबर इज द नंबर ऑफ वेव साइकिल पर यूनिट ऑफ डिस्टेंस, मतलब किसी भी डिस्टेंस में बोलूँ कि, मतलब मैं बोलूँ 1 मीटर में, ठीक है, मैं बोलूँ 1 मीटर में कितनी वेव्स गुजरी हैं, 1 मीटर में कितनी वेव्स आई हैं, तो दैट इज कॉल्ड वेव नंबर। ठीक है, तो कोई भी स्पेसिफिक डिस्टेंस में कितनी वेव्स आई हैं उसको हम लोग वेव नंबर कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल देखो, ये मैं कहती हूँ इधर से लेके इतने डिस्टेंस में कितनी वेव्स हैं, तो फॉर एग्जाम्पल ये एक वेव, दो वेव, तीन, चार, पाँच, छ, सात, आठ, तो 8 वेव इतने डिस्टेंस में है, तो हम बोलेंगे 8 वेव नंबर है। ठीक है, तो वेव नंबर को हम लोग ऐसे वी से उसके ऊपर एक ऐसे साइन लगाते हैं, इससे रिप्रेजेंट करते हैं। अब एक बात बताओ क्लास,
मैंने अभी आपको ये वाला केस दिया, एक और केस देते हैं, सेकंड केस, उसमें भी डिस्टेंस सेम है, लेकिन वेव मैं आपसे थोड़ी बड़ी वेवलेंथ वाली बनाऊंगी, ठीक है। एक, दो, बताओ, फर्स्ट वाली कंडीशन में ज्यादा वेव्स हैं, ये सेकंड वाली कंडीशन में ज्यादा वेव्स हैं, किस में वेव नंबर ज्यादा है, फर्स्ट कंडीशन में या सेकंड कंडीशन में? फर्स्ट में आहिल कह रहे हैं, शामिर आप बताओ। फर्स्ट में, एक रीजन दे दो क्यों, फर्स्ट वाले डिस्टेंस में ज्यादा वेव नंबर क्यों आए? तो बेसिकली द करेक्ट आंसर इज यस। ये कैसा सवाल है, अरे देखो ना, मैं बताती हूँ जवाब ये, कि फर्स्ट वाले डिस्टेंस में जो वेव्स हैं उनकी वेवलेंथ कम है कि नहीं है? उनकी वेवलेंथ कम है, तो वो इतने से डिस्टेंस में 8 वेव्स आ गई, लेकिन सेकंड वाले मैक्सिमम डिस्टेंस में, जी आहिल, मतलब फ्रीक्वेंसी ज्यादा है, मतलब ऐसा सही लिखा है। एफ का मैंने गलत लिखा है मैम, सॉरी 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 सॉरी, एफ लिख दिया गलती से कम। इट्स ओके इट्स ओके इट्स ओके, लेकिन फ्रिक्वेंसी नहीं, वेवलेंथ की बात होगी, सही है। तो फर्स्ट वाले डिस्टेंस में जो वेव्स है ना बेटा, उनकी वेवलेंथ कम है, सेकंड वाले डिस्टेंस में जो वेव्स है उनकी वेवलेंथ ज्यादा है, तो इसलिए वो इतने डिस्टेंस में सिर्फ दो ही वेव्स आ पाई हैं। इसका मतलब कि वेव नंबर का वेवलेंथ के साथ इनवर्स रिलेशनशिप होता है। अगर वेवलेंथ ज्यादा होगी तो वेव नंबर कम होगा, और अगर वेवलेंथ कम होगी तो वेव नंबर ज्यादा होगा। अब हम लोग रेडी हैं अपनी फाइनल इक्वेशन को ड्राइव करने के लिए। अब हम क्या करेंगे पता है, तो देखो अभी तक हमने यहां तक ड्राइव किया था कि E इज इक्वल टू एच सी ओवर लेमडा। मतलब पहले क्या था, मैं आपको समझाती हूँ, इसको इरेज करते हैं, अच्छे से देखना, ठीक है, मैं फाइनल डेरिवेशन की तरफ जा रही हूँ। सबसे पहले हमने देखा था कि हमारे पास फॉर्मूला था C इज इक्वल टू एफ लेमडा, ठीक है, जिसमें C का मतलब था स्पीड ऑफ लाइट, F मतलब फ्रीक्वेंसी, और लेमडा मतलब वेवलेंथ। फिर मैंने कहा अगर मैं इस फॉर्मूले को फ्रीक्वेंसी के लिए अरेंज करूँ तो ये हो जाएगा C ओवर लेमडा, राइट, हमने यहां तक अरेंज किया था। फिर मैंने आपको बताया एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी, और मैंने कहा था जब कांस्टेंट हटाते हैं तो प्लांक्स कांस्टेंट लगाते हैं, प्रोपोर्शनलिटी के साइन को हटा के कांस्टेंट लगाते हैं, दैट इज E इज इक्वल टू एच एफ, राइट। फिर मैंने कहा था कि अगर मैं इस एफ की जगह इस फॉर्मूले को पुट कर दूं तो ये हो जाएगा E इज इक्वल टू एच, और एफ की जगह हो जाएगा C ओवर लैम्डा, ठीक है। तो ये यहां तक हमने अभी तक डिस्कस कर लिया था। अब मुझे अभी भी पता चला कि वेव नंबर का फॉर्मूला होता है वन अपॉन लैम्डा, मतलब वो उसके इनवर्स प्रोपोर्शनल होता है। तो यहाँ पे देखो लैम्डा वन अपॉन में ही है, तो मतलब मैं इस लैम्डा को हटा के डायरेक्टली वेव नंबर लिख सकती हूँ। सो दिस इज द फाइनल फॉर्मूला, जिसके अंदर एनर्जी, फ्रिक्वेंसी, वेव नंबर, वेवलेंथ सबका रिलेशनशिप आ जाता है, ठीक है। तो ये हमारे पास फाइनल इक्वेशन है, और ये कंप्लीट रिलेशनशिप मैं आपको नीचे भी दिखा देती हूँ। ये रहा कि हमने प्लांक्स की इक्वेशन से स्टार्ट किया था, उसमें फ्रीक्वेंसी की वैल्यू को पुट किया, फिर हमने वेव नंबर की फॉर्मूले को पुट किया, एंड दिस इज द फाइनल फॉर्मूला विच वी गॉट। कैसा क्लास, समझ में आया? नो मैम। कौन सा पॉइंट समझ नहीं आया है? मैम ये इक्वेशन आप प्लीज रिपीट करेंगी? चलो मैं लिख के रिपीट कर देती हूँ इस इक्वेशन को। इस फॉर्मूला से ओके फाइंड क्या मैम। करते हैं कि शामिल इस लेक्चर के बाद ना हम कुछ प्रॉब्लम्स डिस्कस करेंगे, तो उसमें अगर हमें एनर्जी निकालनी हो तो भी हम ये फॉर्मूला यूज करेंगे, फ्रिक्वेंसी निकालनी हो फोटोन की तो भी हम ये फॉर्मूला यूज करेंगे, ठीक है, हमें वेवलेंथ निकालनी हो फोटोन की तो भी हम ये फॉर्मूला यूज करेंगे, वेव नंबर फाइंड आउट करना हो फोटोन का तो भी हम ये फॉर्मूला यूज करेंगे, ठीक है। तो हम चारों रिलेशनशिप्स के लिए इसी फॉर्मूले को यूज करेंगे, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो लास्ट लेक्चर को रिकैप करते हैं एक इक्वेशन को दोबारा लिखकर। सबसे पहले हमने क्या देखा था, हमने देखा था कि फ्रीक्वेंसी इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है वेवलेंथ के, राइट, वन अपॉन वेवलेंथ, सॉरी। और इसके लिए हमने एक फॉर्मूला ड्राइव किया था स्पीड ऑफ लाइट के अकॉर्डिंग, तो वो था C इज इक्वल टू एफ लेमडा। और मैंने कहा था कि अगर आप फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला इसे बनाना चाहो तो ये हो जाएगा F इज इक्वल टू C डिवाइडेड बाई लैम्डा, ठीक है, ये फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला बन गया था हमारे पास। C मतलब स्पीड ऑफ लाइट, लैम्डा मीन्स वेवलेंथ, F मतलब फ्रीक्वेंसी। फिर हमने देखा था कि जो एनर्जी है, ठीक है, वो फ्रीक्वेंसी की डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, और मैंने कहा था कि प्रोपोर्शनली के साइन को हटाते हैं तो कोई ना कोई कांस्टेंट लगाते हैं, तो ये हो जाएगा E इज इक्वल टू एच प्लांक्स कांस्टेंट है और F सेम रहेगा, सही। अब मैंने नोटिस किया कि F का फॉर्मूला मुझे पता है, तो इस F की जगह मैं उसके फॉर्मूले को पुट कर सकती हूँ, तो ये हो गया E इज इक्वल टू एच, और F की जगह आ गया C डिवाइडेड बाय लैम्डा, सही। फिर हमने देखा कि लैम्डा यानी कि वेवलेंथ और वेव नंबर का भी एक रिलेशनशिप है, कि वेव नंबर इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है वेवलेंथ के,
मतलब 1/λ के बराबर होता है। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर भी 1/वेवलेंथ है ना। तो मतलब 1/वेवलेंथ की जगह मैं सिंपल वेव नंबर भी लिख सकती हूँ। तो फाइनल फॉर्मूला बन गया E इज इक्वल टू एच सी, और 1/λ की जगह सिंपल वेव नंबर। तो अब बताओ क्लास, आ भी क्लियर विद दिस इक्वेशन? अभी भी कोई डाउट अगर आपके माइंड में हो तो आप पूछ सकते हो। हमने बेसिकली क्या क्या किया है? हमने लेक्चर को स्टार्ट किया, प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी पढ़ी, क्वांटा क्या होता है वो पढ़ा, फोटोन पढ़ा, उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स को डिस्कस किया, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की कैरेक्टरिस्टिक्स को पढ़ा। ठीक है। फिर हमने पढ़ा कि फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ का रिलेशनशिप, एनर्जी और फ्रीक्वेंसी का रिलेशनशिप, वेवलेंथ और वेव नंबर का रिलेशनशिप, और फिर तीनों के कॉम्बिनेशन से एक डेरिवेशन किए। सही है। तो मेरे पास आप लोग के लिए बस 2-3 MCQs है, वो मैं आपसे ग्रुप में पूछती हूँ। हमने ये वाला ऐसे पूरा कंप्लीट कर लिया, ठीक है। दिस वन। तो अब हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर क्या पढ़ेंगे, जब नेक्स्ट केमिस्ट्री की क्लास होगी, वी विल डिस्कस बोहर एटॉमिक मॉडल। तो ये अब थोड़े आगे अच्छे टॉपिक स्टार्ट होंगे, सही है। एक मिनट जरा फिर ग्रुप में आ जाए, आई विल ओनली आस्क 3 MCQs, ठीक है।